Hello everyone. Today we'll be starting with a new topic of our science and tech section that will be space technology. ये स्पेस टेक्नोलॉजी का ये जो टॉपिक है ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेगा। अभी अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, न्यूज़ वगैरह फॉलो कर रहे हो, तो आपको भी पता ही होगा इसरो जो कि हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अभी भी हाल फिलहाल में 2 स्पेस मिशंस करे हैं। एक है चंद्रयान 3 जो कि सक्सेसफुल रहा है एंड लास्ट वीक हमने ये आदित्य L1 मिशन भी करा। तो ये जो 2 इनिशिएटिव्स हैं ये कहीं ना कहीं इंडिया की सुप्रीमेसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिया हैज़ बिकम अ ग्लोबल पावर इन स्पेस सेक्टर। अब क्योंकि स्पेस न्यूज़ में है तो इस वजह से स्पेस टेक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है। एमपीपीएस में प्रीलिम्स, अपकमिंग प्रीलिम्स जो आ रही है और मेंस में भी इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। सो मूविंग ऑन, विल स्टार्ट विथ स्पेस टेक। जब हम स्पेस टेक की बात करते हैं, बेसिक एक आइडिया होना चाहिए स्पेस टेक है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो हमें सिंपल तौर पर समझने की ज़रूरत है। इनिशियल टाइम पे, एंशिएंट एरा में या फिर मिडिवल एरा में स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी कोई चीज़ थी नहीं। उस समय बस ज्योग्राफी था जहाँ पे हम अर्थ के बारे में एनालाइज करते थे, अर्थ के बारे में पढ़ते थे। लेकिन समय के साथ जब टेलीस्कोप की इन्वेंशन करी गई, बाकी इक्विपमेंट्स वगैरह की इन्वेंशंस करी गई, तो हमने स्पेस को ऑब्जर्व करना शुरू करा, स्पेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू करी। यहीं से एक नए साइंस की शुरुआत हुई जिसे हम आज की तारीख में स्पेस साइंस के नाम से जानते हैं। फिर जब इसी स्पेस साइंस का इस्तेमाल करके हमने टेक्नोलॉजीज डेवलप करी, हमने प्रोडक्ट्स बनाए, फिर यही टेक्नोलॉजी, यही प्रोडक्ट आज के लिए हमारे लिए बन गई है स्पेस टेक्नोलॉजी। डेफिनेशन के तौर पे अगर हम बात करें व्हाट इज स्पेस टेक्नोलॉजी, देन स्पेस टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी दैट इज यूटिलाइज्ड टू reach into space so that we can place objects or living beings into space। ये वो टेक्नोलॉजी जिसके सहारे हम स्पेस में जाकर वहाँ पे चीज़ों को, जैसे सैटेलाइट वगैरह हो गया या फिर बीइंग्स, चाहे वो एनिमल हो या फिर ह्यूमन, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को हम क्या कर पाएंगे, स्पेस तक पहुँचा पाएंगे। और खाली पहुँचाना नहीं है, उनको वहाँ से रिट्रीव भी करना है। ह्यूमन एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वहाँ से वापस भी आते हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ entering and retrieving objects or life forms from space। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्पेस में एंटर कर रहे हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को रिलीज कर रहे हैं या फिर हम वहाँ पहुँच के चीज़ों को और इंसानों को वहाँ पे पहुँचा रहे हैं और फिर उनको वापस ज़रूरत पड़ने पे हम उनको वापस भी ला रहे हैं। इसी टेक्नोलॉजी को हम क्या कह रहे हैं, स्पेस टेक कह रहे हैं। सिंपल डेफिनेशन यही है। लेकिन अगर हम स्पेस टेक के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंगल से अगर हम बात करें, व्हाट इज स्पेस टेक्नोलॉजी, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। Space technology deals with technologies such as weather forecasting, remote sensing, GPS systems, satellite television as well as communication systems। जो आज की तारीख में मॉनसून प्रेडिक्शन हम दे रहे हैं कि हाँ भी मॉनसून होगा नहीं होगा, कहाँ पे बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है, कहाँ पे ड्रॉट हो रहा है, कहाँ पे किस एरिया में कितना टेम्परेचर जोन है, ये सारी चीज़ें जो हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, वेदर फोरकास्टिंग कर पा रहे हैं कि भाई साइक्लोन किस स्पीड से आ रही है, कब साइक्लोन ड्रॉप होगा, ये जो प्रेडिक्शन हम कर पा रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। उसके अलावा रिमोट सेंसिंग, जैसे कि नेविगेशन के लिए, अर्थ मैपिंग के लिए हम रिमोट सेंसिंग डेटा का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं, कहाँ पे मिनरल रिजर्व्स हैं। जैसे अभी आइडेंटिफाई हुआ है कुछ महीनों पहले, अगर आपने न्यूज़ को फॉलो करा होगा, जम्मू कश्मीर में लिथियम के रिजर्व्स पाए गए हैं। नाउ दिस इज एन डिस्कवरी बिकॉज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस में जो सैटेलाइट्स हमारी मौजूद है वो अर्थ को मैप आउट कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग डेटा का इस्तेमाल करके वो क्या कर रहे हैं, अर्थ को एनालाइज कर रहे हैं और उनकी डेटा से हमें पता चला कि हाँ जम्मू कश्मीर में लिथियम रिजर्व्स हैं। फिर बाद में जो हमारी मिनरोलॉजी डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी डिपार्टमेंट, वो वहाँ पे जाके फिर बाद में फिजिकल सर्वे करे और उसके बाद हमें पता चला हाँ वी हैव एन एबंडेंट अमाउंट ऑफ लिथियम रिजर्व्स इन इंडिया। यहाँ पे रिमोट सेंसिंग का काम हो रहा है। उसके अलावा जीपीएस सिस्टम, जो हम गूगल मैप्स इसका इस्तेमाल करते हैं नेविगेशन के लिए, जो हम नेविगेशन ऐप वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो जीपीएस हो या फिर नाविक हो, ये भी स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर कह सकते हैं सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम प्रॉपर्ली नेविगेट कर सकें। उसके अलावा सैटेलाइट टेलीविजन, दैट इज योर डीटीएच सर्विसेज, चाहे वो आपके लिए टाटा प्ले हो, एयरटेल डीटीएच हो या फिर जियो सिनेमा, ये आपके सैटेलाइट टेलीविजन या फिर डायरेक्ट टू होम सर्विसेज का इस्तेमाल करें, जहाँ पे सैटेलाइट से आपको डायरेक्ट सिग्नल मिल रहे हैं विथ योर डीटीएच एंटीनाज जो आपके घर के ऊपर लगे हुए हैं और इसके सहारे हमें क्या मिल रहा है, फास्ट एंड एफिशिएंट तरीके से सिग्नल्स मिल जाते हैं।
एंड ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो associated with communication systems, जो आज हम 2G 3G 4G 5G स्पेक्ट्रम के बारे में सुन रहे हैं, जो इंटरनेट सर्विसेज के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये सब भी स्पेस टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है जो कि हमारी लाइफ को कंट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रहा है. देन मूविंग ऑन, स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स स्पेस व्हीकल्स सच एज स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट्स, space stations and orbital launch vehicles, deep space communication systems. जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ऊपर जो ये एप्लीकेशन, उसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस व्हीकल्स भी इंक्लूड होते हैं. स्पेस व्हीकल्स जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इंडिया एक स्पेस व्हीकल डिजाइन कर रही है, डेवलप करने की कोशिश कर रही है, गगनयान. स्पेस व्हीकल्स वो व्हीकल्स होते हैं जिनके सहारे हम स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं, जिन्हें हम स्पेस क्राफ्ट भी कहते हैं. नासा का जैसे अटलांटा हो गया, या फिर जो कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट है, तो ये सारे स्पेसक्राफ्ट्स हैं जिनके सहारे स्पेस में ट्रैवल करी जा सकती है. इन्हें हम कहते हैं स्पेस व्हीकल्स. ठीक, स्पेस व्हीकल्स में ये स्पेसक्राफ्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे. उसके अलावा ऑफ कोर्स सैटेलाइट्स, आपने सुना होगा जीसैट, इनसैट सैटेलाइट्स, कार्टोसैट या फिर मेगाट्रॉपिक्स सैटेलाइट. ये वो सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ को मॉनिटर करते हैं, अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं और इनकी डेटा को हमारे यहाँ पे भेज रहे हैं, जिससे हम डेटा कलेक्शन का काम भी कर रहे हैं. सैटेलाइट्स के अलावा नेक्स्ट वुड बी योर स्पेस स्टेशंस. व्हाट आर स्पेस स्टेशंस? आपने सुना होगा कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में रहते हैं. देन वेयर डू दे स्टे इन स्पेस? तो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए घर बनाया गया है, और इन स्टेशंस को या फिर इन घरों को हम क्या कहते हैं? स्पेस स्टेशन. जैसे कि एक स्पेस स्टेशन आपने न्यूज़ वगैरह में सुन रखा होगा, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि एक कह सकते हो मल्टीनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहाँ पे US, रशिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज आर ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग द स्पेस स्टेशन. अभी ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में था, क्योंकि इंडिया, या फिर कह सकते हो इंडिया की जो स्पेस एजेंसी इसरो वाज इनवाइटेड टू जॉइन दिस ISS स्पेस स्टेशन. लेकिन हमने फिलहाल के लिए इस चीज़ से मना करा है कि हमें अभी ISS प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं होना है. रीजन बीइंग ISRO is also looking to develop its own space station around 3 or 4 years in future. हम सोच रहे हैं कि आगे 3-4 साल बाद हम खुद अपने स्पेस स्टेशन को डेवलप करें, तो हमने अभी फिलहाल इस चीज़ से मना करा. उसके अलावा ऑफ कोर्स ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल्स, जैसे आपने सुना होगा PSLV एंड GSLV, ये जो लॉन्च व्हीकल्स हैं ये भी स्पेस टेक्नोलॉजी की वजह से ही बन पा रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स डीप स्पेस कम्युनिकेशन, एग्जांपल के तौर पे चंद्रयान डीप स्पेस में पहुंच गए, या फिर आदित्य L1 मिशन, ये डीप स्पेस से हमें क्या कर रहे हैं? सिग्नल भेज रहे हैं, प्रोब्स के सहारे रेडियो सिग्नल्स वगैरह भेजते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट कर पा रहे हैं. सो दीज आर योर डिफरेंट एंगल्स या फिर एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी दैट space technology deals and that have an influence in our daily lives. तो खाली स्पेस टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि हम चीज़ों को स्पेस में पहुंचा रहे हैं और वहां से लेके आ रहे हैं. इनके एप्लीकेशन आउटरीचिंग है, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट से लेके कम्युनिकेशन, स्पेस ट्रेवल, ये सब आपके स्पेस टेक्नोलॉजी का पार्ट बन गया है. नेक्स्ट मूविंग ऑन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब आज का रहेगा दैट वुड बी स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया. जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया की बात करते हैं, बाकी वेस्टर्न नेशंस के कंपैरिजन में इंडिया वाज नॉट अ फोररनर. हम उनकी तरह इतने एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजीज को डेवलप नहीं कर पाए. रीज़न क्या है इसका? क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस बस 1947 में हुई है, और हमारी जो स्पेस एजेंसी है जिसे हम इसरो कहते हैं, वो 1969 में शुरू हुई है. तो बहुत कम टाइम हमें मिला है स्पेस रिसर्च पे काम करने. लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे मिशंस को देखें, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को देखें जो हमने फुलफिल करी हैं, दिस शोज दैट इंडिया इज वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स. हम बेस्ट नहीं हैं, लेकिन जो टॉप प्लेयर्स हैं उनमें भी हम काउंट करे जा रहे हैं. सक्सेस ऑफ चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, आदित्य L1 मिशन, दिस हैज बीन अ फेनोमेनल, कह सकते हो, इवेंट फॉर शोकेसिंग दैट इंडिया इज अ स्पेस पावर. एनीवेज, लुकिंग इनटू स्पेस रिसर्च इन इंडिया, इंडिया में जो स्पेस रिसर्च के ऊपर जो काम है वो 1920 से शुरू हो गया था. हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, अभी भी हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे, लेकिन उसके बावजूद तब से स्पेस रिसर्च पे काम हो गया था. उस समय कुछ स्पेसिफिक पायनियर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि SK मित्र एंड CV रमन, मेघनाथ शाह जैसे कई सारे प्रोमिनेंट स्कॉलर्स स्पेस रिलेटेड रिसर्च पे, टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहे थे. बट
अगर हम मेजर किसी का कंट्रीब्यूशन देखें नियर इंडिपेंडेंस 1947 के आसपास या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें, पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें, देन वन मेजर साइंटिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज विक्रम साराभाई। इन्होंने सिंगल हैंडेडली इंडिया का स्पेस रिसर्च और मिशन को प्रोपेल करा और आज जो हम बन पाए कि हाँ भाई स्पेस पावर ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द स्पेस पावर ऑफ द वर्ल्ड बन पाए, और इनमें मेजर एक कंट्रीब्यूशन रहा है विक्रम साराभाई जी। और इनकी जो शुरुआत हुई है वो 1920s के बाद से हुआ है। तो याद रखेंगे इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत कब से हुई? 1920 से हुआ है। और कौन मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे स्टार्टिंग दौर पे? एस के मित्रा, सीवी रमन एंड मेघनाथ शाह। उसके बाद अगर कोई मेजर आता है दैट वुड बी विक्रम साराभाई, जो कि इंडिपेंडेंस एरा के टाइम पे इन्होंने स्पेस रिसर्च पे काम करा। बाय द वे विक्रम साराभाई को हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं। आगे जब हम रिसर्च स्कॉलर्स के बारे में, रिसर्च साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, तो हम इनके बारे में और डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में इनके बारे में बात नहीं करेंगे, बस इतना याद रखें हु वाज विक्रम साराभाई, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हिज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। नेक्स्ट मूविंग ऑन, जब हम इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बात करते हैं, किसी भी स्पेस प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए, रन करने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़े, एक डिपार्टमेंट, एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो जो ऑफिशियल सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो इंडिया के लिए था दैट वाज 1962 में एक एजेंसी का गठन हुआ था, शुरुआत करी गई थी, जिसका नाम है इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इस एजेंसी ने पहली बार इंडिया में ऑफिशियली स्पेस रिसर्च की शुरुआत करी। जब हम इस एजेंसी की बात करते हैं ये एस्टेब्लिश करी गई थी बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और कब एस्टेब्लिश करी गई थी? 1962 में। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? पोस्ट इंडिपेंडेंस दिस इनकोस्पार वाज रिस्पांसिबल फॉर ऑनगोइंग स्पेस रिसर्च इन इंडिया टू डेवलप लॉन्च व्हीकल्स, क्योंकि हमारे पास उस समय खुद का कोई लॉन्च व्हीकल नहीं था। आज जो आप PSLV GSLV के बारे में पढ़ते हो, सुनते हो, उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इनकोस्पार वाज रिस्पांसिबल फॉर रिसर्चिंग ऑन दीज लॉन्च व्हीकल्स एज वेल एज डेवलपिंग सैटेलाइट्स। एंड ये जो एजेंसी है किसके अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर उस समय थी। फिर बाद में इनकोस्पार और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की वजह से एक स्टेशन की शुरुआत करी गई, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। फॉर शॉर्ट वी कैन कॉल इट एज TERLS, TERLS। ये अगेन 1962 के आसपास शुरू करी गई और इसकी शुरुआत किस डिपार्टमेंट ने करी थी? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। नाउ द स्पेसिफिक स्टेशन थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन इज ये जो एजेंसी है ये आज की तारीख में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से फेमस है, VSSC, जो कि आपके प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का करंट नेम क्या है या फिर VSSC का पुराना नाम क्या है, तो ये याद रखेंगे। तो पहला जो हमारा स्पेस स्टेशन था या फिर रिसर्च स्टेशन था उसका नाम था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। कहां पे है ये? तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट मूविंग ऑन, on 21st November 1963 from TERLS first sounding rocket. Now this question comes over here, what is a sounding rocket? आज जो आप लॉन्च व्हीकल्स वगैरह देख रहे हो ये एडवांस टेक्नोलॉजीज है। किसी भी लॉन्च व्हीकल को बनाने से पहले आपको उसके इंजन पे काम करना पड़ेगा, और आपको पता ही होगा जो लॉन्च व्हीकल्स है वो रॉकेट इंजन पे काम करते हैं, रॉकेट प्रपल्शन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो जब लॉन्च व्हीकल डेवलप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उससे पहले उसके रॉकेट इंजन को डेवलप करना है, उस रॉकेट इंजन के लिए आपको रॉकेट वगैरह डेवलप करना पड़ेगा। तो जो रॉकेट्स हम स्पेस रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं इन रॉकेट्स को हम कहते हैं साउंडिंग रॉकेट। एंड फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट जो इंडिया में लॉन्च हुआ था इट वाज ऑन 21 नवंबर 1963। और ये जो पहला साउंडिंग रॉकेट है इसका नाम था, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका नाम था US नाइक अपाचे। Now this is the first sounding rocket that was launched from TERLS। और नाम से ही समझ में आ गया हो ये US नाइक अपाचे है, तो ये US के एक साउंडिंग रॉकेट है जो हमने उनसे खरीदा था और यहाँ पे थुम्बा इक्वेटोरियल
रॉकेट लॉन्चिंग साइट से हमने इसको लॉन्च करा था। नेक्स्ट मूविंग ऑन, ये जो टर्ल साइट है टी, या फिर जो अभी फ्यूचर का जो बनने वाला था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इट वाज डेडिकेटेड टू यूनाइटेड नेशंस ऑन February 2nd 1968। हमने क्यों इस स्पेस स्टेशन को यूएन को डेडिकेट करा? सो दैट इट शुड बी ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स स्पेस रिसर्च फॉर द वर्ल्ड। हमने स्पेस स्टेशन इसलिए डेडिकेट करा था कि यूएन स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल करके रॉकेट्स और सैटेलाइट्स को लॉन्च करे उन कंट्रीज के लिए जो खुद के अपने रॉकेट्स और स्पेस सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द वर्ल्ड कि हाँ, हमने थोड़ा बहुत रिसर्च करा है और उस रिसर्च का फायदा हम बाकी कंट्रीज में भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। सो दिस इज अबाउट योर टर्ल्स, जहां से हमारी पहली रॉकेट साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करी गई थी। नेक्स्ट मूविंग ऑन, जो इनकोस्पारे जो 1962 में डेवलप हुई थी वो फिर मॉडिफाई हो जाएगी और इमर्ज होगी एज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। It was formed under Department of Atomic Energy on 15th August 1969। तो इस तरह से जो हमारा स्पेस रिसर्च जो कब शुरू हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था, फिर इनकोस्पार से इवॉल्व हुआ और अल्टीमेटली 1969 में मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगा। प्रीलिम्स के लिए ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है कि जो सबसे पहला जो हमारा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम क्या था? इट वॉज इनकोस्पार। कब बनी थी? 1962। फिर बाद में यही इनकोस्पार कन्वर्ट होके क्या बन गई? इसरो, आज के इसरो। फुल फॉर्म क्या है इसका? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ये लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में पूछा गया था, फुल फॉर्म ऑफ इसरो। एनीवेज, जब हम इसरो की बात करते हैं, इसरो का गठन कब हुआ था? 15th अगस्त 1969। मूविंग ऑन, जब हम इसरो की बात कर रहे हैं तो इसरो की डिटेल जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। इसरो इज आवर प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। एंड इसरो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टाइप ऑफ स्पेस रिसर्च दैट इज ऑनगोइंग इन आवर कंट्री, बोथ सिविलियन एज वेल एज फॉर मिलिट्री एप्लीकेशंस। कम्युनिकेशन सैटेलाइट से लेके आपके लॉन्च व्हीकल्स, PSLV, GSLV, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट से लेके आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो भी टेक्नोलॉजीज है वो सब, साथ ही साथ इंडिजिनियस नेविगेशन सर्विसेज जिसे आप नाविक के नाम से जानते हो, ये सारी चीज़ों को डेवलप करने में एक ही एजेंसी का हाथ रहा है एंड दैट इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जब हम इसरो की बात करते हैं, थोड़े से इसके हिस्ट्री के साथ चलेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी डील करेंगे। वैसे इसरो आपके लिए एक 3 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है। लेट्स डील विद इसरो। व्हाट इज इसरो? ISRO is a space agency of India. Of course, Indian Space Research Organization है, तो of course it is a space agency of our country. Next, moving on, ISRO is involved in science, engineering and technology to harvest the benefits of outer space for India and the mankind. तो ISRO is responsible for utilizing space science and space technology. और कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? So that हम स्पेस के नॉलेज को इस्तेमाल कर सकें, स्पेस के टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स को हार्नेस कर सकें, ताकि हमारी कंट्री, हमारे लोगों का भला हो सके और बाकी जो मैनकाइंड है उसका भला हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे ऑनगोइंग चंद्रयान मिशन की बात करें। चंद्रयान मिशन के जरिए व्हाट इज इसरो ट्राइंग टू आइडेंटिफाई? हम मून पहुंच के क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? हम मून में मिनरल्स, मून के एटमॉस्फेयर, मून के जो मिनरोलॉजी है, मून का जो इंटरनल स्ट्रक्चर, हम उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। क्यों? हो सकता है फ्यूचर में किसी रीजन की वजह से, XYZ रीजन की वजह से हो सकता है वी माइट नीड टू हैबिटेट मून, हमें मून में रहना पड़ सकता है, तो हमारे पास मून के बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए। कैन इट बी हैबिटेटेड और नॉट? क्या इंसान वहां पे सर्वाइव कर सकता है कि नहीं? कौन कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं, नहीं पाए जा रहे हैं? क्या पता हमें फ्यूचर में वहां से मिनरल्स लाना पड़ जाए, या फिर अगर हम मून में रहने लगे इन फ्यूचर, हमारी तो बात हो नहीं रही है, आफ्टर मे बी डेकेड्स और सेंचुरीज लेटर जो हमारी जनरेशन आई, हम उनकी बात कर रहे हैं, क्या पता उन्हें वहां पे रहना पड़ जाए, तो क्या उनके रहने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, वहां पे मौजूद है या नहीं? यहाँ पे इसी चीज को एनालाइज कर रही है इसरो। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्वेस्टिंग बेनिफिट्स ऑफ आउटर स्पेस फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर मैनकाइंड। नेक्स्ट, इसरो इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये चीज थोड़ी सी हटके, अभी पीछे वाली स्लाइड पे हमने बात करी थी कि इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में। और इस गठन में किस डिपार्टमेंट का रोल था? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। दैट इज ट्रू।
बट होगा ये 1972 में। 1969 में ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इसरो को बनाया, बट 1972 में एक नई डिपार्टमेंट की शुरुआत होगी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से हटा के हम कहां पहुंचा देंगे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। तो ये आपके लिए जरूरी है। तो इसरो कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। नाउ जब आप पॉलिटी वगैरह पढ़ रहे होंगे, पॉलिटी में आप पढ़ते हो कि मिनिस्ट्रीज के अंडर डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो कॉमन नॉलेज के लिए बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो किसी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है, बल्कि वो स्टेट आती है अंडर पीएमओ। ठीक, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर आती है। तो इसके लिए कोई सेपरेट मिनिस्टर इसके लिए या फिर मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ही इज इन चार्ज ऑफ द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट एंड इसरो। यही रीजन है कि इसरो के किसी भी स्पेसिफिक स्पेस मिशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहां पे मौजूद रहते हैं, या फिर he tries to be part of it. Next, moving on, ISRO was previously known as INCOSPAR। पहले ही हमने पढ़ा था कि इसरो का पुराना नाम क्या था, इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसकी गठन शुरुआत करी गई थी 1962 में। और इसकी शुरुआत किसने करी थी, विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम किस नाम से जानते हैं, एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। हम याद रखेंगे, ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, इसरो वाज फॉर्म्ड ऑन August 15, 1969, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में मौजूद। सो दिस इज योर बेसिक डेटा अबाउट इसरो। मूविंग ऑन, इसरो के और अगर हम बात करें, देन व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरो, जो कि आपके लिए 3 मार्कर के तौर पे पूछा जा सकता है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरो, इट इज टू डेवलप स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड इट्स एप्लीकेशन टू वेरियस नेशनल नीड्स। इसरो जो स्पेस रिसर्च करे या फिर सैटेलाइट्स या फिर जो लॉन्च व्हीकल्स बना रही है, क्यों बना रही है, सो दैट वी कैन यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ स्पेस फॉर आवर कंट्रीज रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट। ठीक, हमारी कंट्री की जो स्पेस रिक्वायरमेंट्स है और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स, उनको फुलफिल करने के लिए, हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इसरो क्या कर रही है, स्पेस रिसर्च में इन्वॉल्व हो रही है। इट इज वन ऑफ द सिक्स लार्जेस्ट स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। जितने भी टॉप स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, उनमें इसकी रैंक टॉप 6 में आती है। ठीक, सो इट इज अ मेजर स्पेस एजेंसी। जो मेजर स्पेस एजेंसीज हैं हम उनमें गिनते हैं, ऑफ कोर्स नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, एंड ऑफ कोर्स फिर आ जाता है आपका चाइनीज स्पेस एजेंसी, उसके अलावा जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA, एंड ऑफ कोर्स फिर आ जाता है सोवियत, पहले तो सोवियत स्पेस एजेंसी USSR का था, अब रशियन स्पेस एजेंसी है, एंड ऑफ कोर्स आर इंडियाज इसरो। तो याद रखेंगे, जो 6 स्पेस एजेंसीज हैं इनमें इंडिया भी काउंट करिए, और इंडिया के लिए कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, इसरो हैज डेवलप्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। अगर हम बात करें कितने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स डेवलप करिए, तो याद रखेंगे इसरो हैज डेवलप्ड 5 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। सबसे पहली जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थी SLV, आज की तारीख में रिटायर हो चुकी है। सेकेंड वन वाज ASLV, अगेन रिटायर्ड। फिर उसके बाद तीसरी जो हमारी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थी उसका नाम था PSLV। देन नेक्स्ट वाज GSLV, एंड अभी एक लेटेस्ट वाली डेवलप करी गई है, दैट इज SSLV। तो याद रखेंगे इसरो के पास टोटल कितनी लॉन्च व्हीकल्स हैं, देयर आर 5 लॉन्च व्हीकल्स, SLV, ASLV, PSLV, GSLV एंड SSLV, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 SLV, ASLV रिटायर हो चुके हैं। करेंटली PSLV, GSLV इस्तेमाल करे जा रहे हैं, दे आर अंडर यूज, व्हाइल SSLV इज अंडर रिसर्च। So these are your 5 different types of launch vehicles that have been developed by ISRO to place satellites in required orbits या फिर space. Moving on, ISRO operates network of centers all around India. ISRO एक space research organization है, लेकिन इसके अंदर कई सारे sister research organizations आते हैं जो कि इंडिया में space research में help कर रहे हैं, such as विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर headquartered at
Thiruvananthapuram. ISRO Satellite Center that exists at Bengaluru या फिर Bangalore. Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. Sensors and Payload Space Application Center at Ahmedabad and National Remote Sensing Center at Hyderabad. तो ये कुछ मेजर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इसरो को हेल्प करते हैं इन परफॉर्मिंग स्पेस रिसर्च. ये जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें हम याद रखेंगे, स्पेशली उनके हेडक्वार्टर को याद रखें कहाँ पे मौजूद है. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम भी कहते हैं. ISRO Satellite Center at Bengaluru, Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Sensor and Payload Space Application Center at Ahmedabad, as well as National Remote Sensing Center at Hyderabad. वैसे ये लास्ट मेंस में भी ये पूछा गया था, National Remote Sensing Center as a 5 marker. Next, moving on. What are the achievements of ISRO? अभी हमने बात करी कि इसरो ने लॉन्च व्हीकल्स बनाए हैं, सैटेलाइट्स बनाए हैं, जिसकी वजह से हमारे कंट्री के नीड्स को फुलफिल करे. लेकिन फिर भी हमें अचीवमेंट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपके लिए एक प्रोबेबल 5 मार्कर हो सकता है. क्वेश्चन वुड बी व्हाट इज इसरो एंड इट्स अचीवमेंट्स. तो हमें पता होना चाहिए कि इसरो ने अपने शुरुआती दौर से लेके आज तक क्या क्या चीज़ें उसने अचीव करी है. जब हम अचीवमेंट्स की बात करते हैं, विल मूविंग ऑन विद आवर फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ इसरो. इसरोज फर्स्ट सैटेलाइट या फिर इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट भी हम कह सकते हैं, इट वाज आर्यभट्ट. इट वाज लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन ऑन अप्रैल 19, 1975. तो जो पहली सैटेलाइट हमने बनाई और इसको स्पेस में पहुंचाया, इट वाज आर्यभट्ट. लेकिन हमने ये खुद से लॉन्च नहीं करा था, हमने यूएसएसआर का इस्तेमाल करा था. रीजन भी हमारे पास खुद की लॉन्च व्हीकल उस समय थी ही नहीं. बट स्टिल दिस इज अ अचीवमेंट फॉर इंडिया because we developed our first satellite that was launched and placed in space. ये प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी हो सकता है. हमारा पहला सैटेलाइट है आर्यभट्ट और इसको हमने लॉन्च करा था 19 अप्रैल 1975. मूविंग ऑन, साइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट. इट इज द लार्जेस्ट सोशियोलॉजिकल experiment in the world and was conducted during 1975-76. इसे ब्रेन चाइल्ड ऑफ विक्रम साराभाई भी कहते हैं. 1960s में विक्रम साराभाई जब यूएस के एक टूर पे गए हुए थे, while he was in his hotel room, he observed कि वहाँ पे 1960s की हम बात करें, होटल रूम के टीवी पे लाइव फुटबॉल मैच दिखाया जा रहा था. एंड फ्रॉम दिस ही वाज इंस्पायर्ड कि व्हाई कांट वी यूटिलाइज सैटेलाइट नेटवर्क इन इंडिया फॉर एजुकेशन पर्पस. और इसी एक आइडिया से इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई थी, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, जहां पे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके, स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम एजुकेशन वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं. ये कह सकते हो कि ये प्रिकर्सर था फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, ई एजुकेशन इन इंडिया. एंड उस समय ये वर्ल्ड का कह सकते हो, इट वाज अ लार्जेस्ट सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड. बात कब की कर रहे हैं? 1975-76 की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट, इंडिया ऑल्सो डेवलप्ड अ सैटेलाइट रोहिणी. पहले ही सैटेलाइट हमने आर्यभट्ट बना दी थी, लेकिन ये आर्यभट्ट सैटेलाइट को हमने खुद लॉन्च नहीं करा था, यूएसएसआर ने लॉन्च करा था. बट वी डेवलप्ड अनदर सैटेलाइट रोहिणी, एंड दिस सैटेलाइट वाज द फर्स्ट वन टू बी प्लेस्ड इन ऑर्बिट बाय इंडियन लॉन्च व्हीकल. ये वो सैटेलाइट है जो पहली बार इंडिया ने अपने खुद के लॉन्च व्हीकल में प्लेस करा था. और जो लॉन्च व्हीकल हमने इस्तेमाल करी थी उसका नाम है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, इन शॉर्ट SLV-3, हमारा पहला लॉन्च व्हीकल. एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इस लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने में किसने कंट्रीब्यूट करा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें हम जानते हैं फॉर डेवलपिंग वेरियस मिसाइल्स फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. DRDO के साइंटिस्ट के तौर पे आप आज की तारीख में जानते हो, बट DRDO पे काम करने से पहले वो इसरो के साइंटिस्ट थे. इन्होंने लॉन्च व्हीकल्स बनानी शुरू करी. फिर बाद में जब इन्होंने लॉन्च व्हीकल वगैरह डेवलप कर लिया, देन उनका ट्रांसफर करा गया था फ्रॉम इसरो इनटू DRDO, ताकि इसरो के इस नॉलेज को इस्तेमाल करके इंडिया के लिए मिसाइल वगैरह वो डिजाइन कर सके. आज जो आप अग्नि सीरीज के बारे में, आकाश मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल के बारे में आप सुनते हो, पढ़ते हो, ये सारे मिसाइल्स APJ अब्दुल कलाम के ऑब्जर्वेशन में, गाइडेंस में डेवलप करेंगे. और इस सब की नींव यहाँ से डली थी फ्रॉम आवर फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, जिसको हमने लॉन्च करा था जुलाई 18, 1980 में, एंड प्लेस्ड रोहिणी इन
ऑर्बिट। मूविंग ऑन, फिर इसके बाद in 1983, just 3 years later, we commissioned and launched our first communication satellite, जिसका नाम है INSAT 1B। INSAT का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। आज भी पहली बार 1983 में लॉन्च कराया था, लेकिन आज भी INSAT सीरीज के सैटेलाइट्स लॉन्च करे जाते हैं। जो INSAT सीरीज के सैटेलाइट्स हैं वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जो कि आपके लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे सैटेलाइट्स को प्लेस करते हैं, और इन सैटेलाइट्स के जरिए हमें जो 2G 3G साथ ही साथ 4G 5G एज वेल एज DTH सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करी जाती है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, द INSAT सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स आर द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम इन एशिया पैसिफिक रीजन। ये आपके लिए प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वर्ल्ड्स या फिर एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस कंट्री के पास है, तो इसरो के पास है, और सैटेलाइट सिस्टम का नाम क्या है, INSAT सिस्टम। मूविंग ऑन, इसरो हैज आल्सो लॉन्च्ड फर्स्ट IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इन 1988। अब ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, हम इन्हें अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये वो सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में रहते हुए अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं। इनके एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, अर्थ मैपिंग, कार्टोसैट, मिनरोलॉजी, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब चीजों में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पहली IRS सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी, कब लॉन्च करी गई थी? 1988 में। करेंटली इंडिया नाउ ऑपरेट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ये हमारे लिए एक फैक्ट के तौर पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि दुनिया भर में जितनी भी IRS सैटेलाइट्स हैं, इंडिया इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीज दैट हैव दिस हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉन्स्टलेशन ऑफ IRS सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, कुछ IRS सैटेलाइट्स जो बार बार न्यूज में आते हैं, कुछ महीनों पहले हमने लॉन्च करा था रिसैट, ओशनसैट एंड कार्टोसैट। ये वो IRS सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए यूज करी जाती है। जो रिसैट है ये एग्रीकल्चर, क्रॉप मैपिंग, फॉरेस्ट मैनेजमेंट वगैरह के लिए इसको हमने लॉन्च करा है। ओशनसैट ओशन सरफेस एज वेल एज बिलो द ओशन सरफेस को स्टडी करेगा। कार्टोग्राफी के लिए हमने कार्टोसैट को लॉन्च करा है। सो दीज आर योर वेरियस IRS सैटेलाइट्स। IRS सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस सच एज, जैसे मैंने अभी कहा था, डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे अभी हिमालय में जो आप देख रहे हो, क्लाउड बर्स्ट की वजह से, फ्लडिंग की वजह से जो डिजास्टर हो रहा है, लैंड कोलैप्स हो रहा है, फ्लडिंग वगैरह हो रही है, तो उन सब चीज़ों को मॉनिटर करने में सैटेलाइट्स हेल्प करते हैं कि कहाँ कहाँ पे लैंड कोलैप्स हो रहा है, सबमर्ज हो रही है, फ्लड वाटर कहाँ कहाँ तक स्प्रेड हुआ है, साइक्लोन वगैरह भी आते हैं, तो यही सैटेलाइट्स हमें मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं कि साइक्लोन की वजह से कहाँ कहाँ पे कितनी तबाही हुई है, ड्रॉट के दौरान, फमाइन के दौरान, फ्लड के दौरान जो क्रॉप डैमेज होता है, वो सबको भी मॉनिटर करने में भी हेल्प करता है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल एज फॉरेस्ट्री। इंडिया का फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, घटा है, इसको मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। एनवायरमेंट, एयर पोल्यूशन राइज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसे मॉनिटर करने में हेल्प कर रहे हैं। मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया था कि इंडिया फाउंडेड लिथियम रिजर्व्स इन इंडिया, इसमें भी हमने IRS सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करा। उसके अलावा रूरल एंड अर्बन प्लानिंग, कहाँ पे नए टाउनशिप सेटअप करना है, कहाँ पे नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप करनी है, इंडस्ट्रियल जोन्स कहाँ पे डेवलप करनी है, नए टाउन्स कहाँ पे सेटअप करनी है, तो ये सारी प्लानिंग में ये हेल्प करता है। उसके अलावा वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर लेवल मॉनिटर करना, रिवर की जो फ्लो है, वाटर कंटेंट कितना है, डैम्स, रिजर्वायर में कितना पानी है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करना। एंड ऑफ कोर्स इट ऑल्सो हेल्प्स इन एग्रीकल्चर पर्पजेस सच एज कितने हेक्टर्स ऑफ लैंड पे किस चीज़ की खेती हो रही है, कितना प्रोडक्टिविटी होगा, क्या हार्वेस्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स इसरो इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट्स सच एज 3 स्पेसिफिक अभी जो न्यूज़ में है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे आप एक और नाम से भी जानते हो मंगलयान, जहां पे हमने मार्स को स्टडी करा था। चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 1, 2, 3, जो कि मून सरफेस को स्टडी करने के लिए हमने लॉन्च करा था। एंड करेंटली अभी हमने लॉन्च करा है आदित्य L1 मिशन, सो दैट वी कैन एनालाइज एंड स्टडी द आउटर सरफेस ऑफ सन, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। एनीवेज, सो दीज आर सर्टेन कंट्रीब्यूशंस और अचीवमेंट्स ऑफ इसरो। लेकिन ये बस कुछ ही हैं, और भी कई सारे अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि इसरो हैज डेवलप्ड नाविक, ठीक, जिसके सारे हम इंडिजीनियसली, हम GPS, इंडिजीनियस GPS भी कह सकते हैं फॉर नेविगेशन पर्पस। ऐसे कई और सारे कंट्रीब्यूशन जो हम
आने वाले लेक्चर्स में डील आउट करेंगे। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू।